जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है कार्ल मार्क्स और एमिली डर्कहेम ने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या क्या विचार रखे थे। आज के वीडियो में हम एक कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन द व्यूज़ एंड थियरीज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एमिली डर्कहेम इन टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आज का हमारा मेंस का सवाल है, कंपेयर कार्ल मार्क्स विद एमिली डर्कहेम विद रेफरेंस टू द फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सीन ये है कि दोनों के बीच में जो है ये देखे ज़रा किसमें कितना है दम वाला सीन है ना। तो दोनों अपने अपने टाइम के महारथी थे। तो दोनों ने जो थे अपने अपने विचार रखे थे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हुआ था, इसके क्या परिणाम थे, इसका क्या सोल्यूशन है। जो डर्कहेम का है वो फंक्शनलिस्ट मॉडल है, कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट मॉडल है। तो उन्होंने अपनी अपनी जो है ओपिनियंस रखे थे। जितना तेज़ दिमाग उतने बड़े उतने आइडियाज़, मतलब उतना ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो उन दोनों को बट ऑब्वियस है इतने खतरनाक आइडियाज़ आए थे। तो अपने अपने टाइम के वो लोग शेर थे। और उस टाइम पे सोसाइटी जो था, यूरोप जो था, वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल से गुजर रहा था। एक तरफ पॉवर्टी था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, सोशल इंस्टेबिलिटी था। तो इन सारे रीजंस ने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करना चाहिए, या क्या ये डिवीजन ऑफ लेबर सही रास्ता है। तो इंट्रो में हम लोग देखेंगे कि उस दौरान यूरोप किस सिचुएशन से जूझ रहा था। यूरोप के मतलब बैकग्राउंड में हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड में चल रहा था। So Durkheim and Marx lived in age in which Europe was experiencing industrial revolution, urbanization, poverty and other social problems in which social stability was under threat. उस टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहे थे, लोग जो है मूव कर रहे थे फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। तो सोसाइटी जो थी वो एकदम उथल पुथल हो रही थी। तो अब हम देखेंगे एक कंपैरिजन। जो कंपैरिजन ऑफ द व्यूज़ ऑफ डर्कहेम एंड मार्क्स है उसको 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, 4 रीजंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर। एंड चौथा, डर्कहेम का फंक्शनल मॉडल एंड कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। आज के आंसर्स में हम ये 4 मॉडल्स को, 4 रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे और उसी में आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। पहला तो ओवरव्यू लिखना है कि उस दौरान सिचुएशन क्या था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। मतलब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, अर्बनाइजेशन चल रहा था, सोशल स्टेबिलिटी एकदम थ्रेट पे चल रही थी, बद से बदतर हालत हो रही थी। और इन सारे रीजंस ने डर्कहेम और कार्ल मार्क्स को ये मजबूर कर दिया ये सोचने में कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या सोल्यूशन है या प्रॉब्लम इटसेल्फ है। उसके बाद कंपैरिजन में हम लिखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर को दोनों के व्यूज़ में 4 रीजन्स में बांटा गया है। ये 4 रीजन्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है कॉजेज फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग दोनों ने अपने अलग अलग व्यूज़ रखे थे। एक ने बोला था सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरा बोलता है सन राइजेज इन द वेस्ट। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों के व्यूज़ एकदम कट्टर अलग अलग है। तो ऐसे ही दोनों के व्यूज़ को हम लोग देखेंगे। Durkheim explains division of labor in industrial societies as a consequence of increased material and moral density. तो डर्कहेम के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी। तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत थी, और ज़्यादा मैन पावर के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत थी, और स्पेशलाइजेशन के लिए डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत थी। और इसीलिए ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाए, एक मतलब सोसाइटी को बैलेंस्ड वे में और प्रोडक्टिविटी को और एनहेंस करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत थी, ऐसा डर्कहेम का मानना था। He looks at specialization of division of labor or division of labor as a means through which competition or the struggle for existence can be eased. तो डर्कहेम ने यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को स्पेशलाइजेशन के साथ कंपेयर किया है, जिससे क्या होगा कि कंपटीशन जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। ह्यूमन कंपटीशन जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। माय फेवरेट
चीज़ पे एग्जाम्पल करते हैं, मेडिको स्टूडेंट्स पे। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ए न्यूरोलॉजिकल इशू है कोई, तो आपको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो रहा है, तो आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे या किसी सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर के पास जाओगे? बट ऑब्वियस है कि आप जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो इससे क्या होगा कि एमबीबीएस डॉक्टर का जो है वो लोड या कंपटीशन कम हो जाएगा। वरना अगर सारे लोग एमबीबीएस के पास ही जाएंगे तो लोग मतलब इतना भीड़ हो जाएगा, तो ये टाइम कैसे दे पाएंगे। तो सुपर स्पेशलाइजेशन कंपेयर टू द एमबीबीएस एंड एमडी जो बनाया है, तो इससे क्या होगा कि 10 लोगों में से 5 लोग एमबीबीएस के पास जाएंगे और 5 लोग जिनको ज़रूरी है न्यूरोलॉजिकल इशू, तो वो एमडी के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो डरखेम का मानना ये था कि स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर में, कि आपका ये क्यूसी कैडर है, आपका कमर्शियल कैडर है, तो अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि एक चीज़ पे भार नहीं पड़ेगा, लोगों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लोगों पे कंपटीशन नहीं पड़ेगा कि ये पोस्ट मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये कंपटीशन कम होगा और लोग जो है मिलजुल के रहेंगे, ऐसा डरखेम का मानना था। So specialization is what makes it possible for large number of people to live and work together without fighting because each has a distinct part to play in society। जैसे कि मैंने MBBS और MD का एग्जाम्पल लिया था कि अगर सब MBBS के पास ही जाएंगे तो कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा MBBS के लिए। अब जो मतलब MBBS डॉक्टर अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आप किसी और के पास जा सकते हो। तो लोगों में जो है वो बटा हुआ है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल इशू है तो यू डोंट हैव टू गो टू एन एमबीबीएस डॉक्टर, यू हैव टू गो टू ए न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो रश है, जो भीड़ है, वो कम हो जाएगी और लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगे। आपको जिसके डॉक्टर के पास जाना है आप उस डॉक्टर के पास जाओगे। स्पेशलाइजेशन अगर रहेगा तो एक ही डॉक्टर की तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह से एक अनस्टेबल कंडीशन बन जाएगा, ऐसा डरखेम का मानना था। डरखेम के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो टीम वर्क को प्रमोट करता था। टीम वर्क और को एग्जिस्टेंस जो है, सब मिलजुल के रहते थे। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और को एग्जिस्टेंस, सोशल स्टेबिलिटी जो है वो एक तरह से बढ़ेगा, ऐसा डरखेम का मानना था। अब हम देखेंगे मार्क्स का व्यू ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। मार्क्स जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फ्लिक्ट थियरी पे बिलीव करते थे। मार्क्स के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर वाज नॉट, ये कंसेंट के हिसाब से नहीं होता था, ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता था। डिवीजन ऑफ लेबर वो करते थे, मतलब यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट करते थे। मतलब कुछ लोगों के पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि पैसे, मटेरियल गेन्स होते थे और जिनके पास मटेरियल गेन्स होते थे वो लेबर्स को से फोर्सफुली अपना काम कराते थे क्योंकि वो उन्हें पैसे देते थे और लेबर्स को मजबूरी में पैसों की लालच में वही काम करना पड़ता था जो मतलब अगर वो चाहे ना चाहे, उनके विल हो ना हो, मजबूरी में वो एक तरह से फोर्सफुली काम करते थे, इनके कंट्रोल में आगे, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। So Marx too considers division of labor in manufacture a feature of industrial society, but unlike Durkheim, he does not see it as a measure of cooperation and coexistence. डरखेम के अकॉर्डिंग जो था वो डिवीजन ऑफ लेबर मिलजुल के रहने वाला एक प्रक्रिया था, लेकिन मार्क्स जो थे वो उसका उल्टा सोचते थे। मार्क्स जो थे वो डिवीजन ऑफ लेबर वो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट मोड का रिजल्ट था। डिवीजन ऑफ लेबर, जिनके पास पैसा है वो दुनिया को चला सकता है, जिनके पास पैसा है दुनिया आपको पूछेगी कैसा है। तो इस तरह का मार्क्स का सोचने का तरीका था। Rather, he views it as a process of forced upon workers in order that the capitalists might extract profit। यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटलिस्ट मोड का कि कुछ लोगों के पास, बहुत अमीर लोगों के पास पैसे थे और उन पैसों की वजह से ही वो जो है वो लेबर्स को चलाते थे। वो लेबर्स को बोलते थे तुम्हें 9 से 10 बजे तक काम करना पड़ेगा, तुम खाना नहीं खा सकते, तुमको ये बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा, एंड मजबूरी में उनको काम करना पड़ता था। इनह्यूमन टॉर्चर किया जाता था पैसों के लिए और वो ये सहते थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी, ऐसा मार्क्स का कहना था।
The means of production are concentrated in the hands of the capitalist, and therefore the capitalist has to design a production process that will result in maximum profit. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब पैसे, लेबर, लैंड, ये जो था वो कुछ चंद गिने चुने कैपिटलिस्ट के हाथों में था और वो लोग इस चीज़ को, इस पावर को यूज़ करते थे टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द लेबर फोर्स. Hence, division of labor is imposed on workers. डिविजन ऑफ लेबर मतलब वर्कर्स को काम सौंपा जाता था जो कि अगर उन्हें पसंद हो ना हो, डेट डजेंट मैटर, दे वेर ट्रीटेड ऑन इनह्यूमन ग्राउंड्स. अगर तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें मंजूर हो ना हो, यू हैव टू डू, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें जीना है. They sell their labor power to the capitalist for wages. जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को, जो लेबर्स थे वो अपना लेबर यानी मैन पावर को बेचते थे पैसों के लिए, वेजेस के लिए, चाहे उन्हें पसंद हो काम करे. मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्रूटल वर्क्स होते थे वो भी वो करते थे क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते थे. और जो कैपिटलिस्ट थे वो विदाउट इवन ऑन ह्यूमैनिटी, कंसिडरिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, उन्हें बोलते थे हम तुम्हें इतने पैसे देंगे लेकिन तुम्हें इतने इतने काम करना पड़ेगा. तो दिस वाज डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. तो कॉजेज हमने पढ़ लिया. डरखेम के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर था, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन. लेकिन कार्ल मार्क्स के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो चंद गिने चुने कैपिटलिस्ट के हाथों की कठपुतली थी, वो जैसे चाहे लेबर्स को नचा सकते थे. दैट वाज डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू डरखेम एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. तो डरखेम के हिसाब से जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि डरखेम के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर का कॉज था बहुत सोशल पीस, सिक्योरिटी, को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन. तो बट ऑब्वियस है इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इट विल रिजल्ट इन मोर एनहांसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. अगर पीसफुली आप एक स्पेशलाइजेशन में काम करोगे तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स जो है वो और ज़्यादा एनहेंस होगी, आपकी सोसाइटी के साथ बॉन्ड अच्छी होगी, आप दूसरे लोगों की स्किल्स भी सीख सकोगे, मतलब सोसाइटी में मिलती जुलती एकता होगी. तो एक प्रॉपर हम साथ साथ है वाला पिक्चर होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डरखेम अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो आप डिवीजन ऑफ लेबर अगर होता है तो लोगों की क्रिएटिविटी एनहेंस होगी, फिर दूसरे स्किल्स भी वो लोग सीख सकते हैं, कोऑपरेशन होगा, फिर सोसाइटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी. ठीक है, एक कोऑपरेशन हम साथ साथ है वाला पिक्चर होगा. In a normal situation, division of labor contributes to social integration by giving each individual a specialized activity to perform. Each can develop his or her powers of creativity and innovation in his or her specialized task. At the same time, each would depend more and more on others for doing complementary tasks. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये वाली पिक्चर आप इमेजिन कर सकते हो. डरखेम के हिसाब से ऐसा सिनेरियो होगा इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी, आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा करोगे, आपकी इनोवेटिव स्किल इन्हेंस होगी, आप दूसरे लोगों का स्किल भी सीखोगे, सोसाइटी में आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करोगे. ऐसा आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्क्स ने क्या बोला था कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों होता है, क्योंकि लोग खुशी से लेबर नहीं सेल करते, लोग मजबूरी में सेल करते हैं. तो मजबूरी में अगर सेल करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बगावत, लगान, तो मार्क्स के हिसाब से ये वाला सीन होगा, क्योंकि 3 गुना लगान, 4 गुना लगान ऐसे बोलेंगे तो एक टाइम पे रिवॉल्यूशन तो होगा ही होगा ना. तो मार्क्स के हिसाब से आप ये वाला सीन जो है, ये वाली फिल्म जो है वो याद कर सकते हो लगान का. ये पूरा सेम कंडीशन वैसा ही है जैसा जो अंग्रेज़ जैसे होते बोलते थे 4 गुना लगान देना पड़ेगा, बारिश हो ना हो 5 गुना लगान देना पड़ेगा. और बेचारे ये जो है गांव वाले, दे हैड टू डू दैट. ओके, Marx, on the other hand, sees division of labor as a process imposed on workers by capitalists. Its consequences as well as so workers are reduced to things, their creativity, their control over creation is taken away.
तो कार्ल मार्क्स के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही था कि वर्कर्स जो थे दे वे रिड्यूस टू मेयर थिंग्स। क्रिएटिविटी तो गया तेल ही ना। अगर वो वर्कर्स चाहते थे कि उन्हें सिलाई में काम करना है या कुकिंग करना है, लेकिन उनको क्या किया जाता था, बाथरूम साफ किया जाता था। तो देयर क्रिएटिविटी गोज इन टू वेन, देयर इनोवेशन थिंग्स गोज इन टू वेन, दे वे ट्रीटेड ऑन इनह्यूमन ग्राउंड्स, ब्रूटली ट्रीटमेंट। तो इस तरह के ट्रीटमेंट किया जाते थे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि हाँ बगावत, लास्ट में तो बगावत करेंगे ही ना। Their labor becomes a commodity that can be bought and sold at the marketplace। तो उनका जो लेबर है वो एक कमोडिटी की तरह ट्रेड किया जाता था। मतलब उनको बोला जाता था कि तुम 10 से 9 तक काम करो, 9 से 10 तक काम, मतलब 12-13 घंटे काम करो, इसके बदले में हम तुम्हें 10 या 20 रुपए देंगे, जिससे तुम एक टाइम का खाना मिल सकता है। तो इस तरह का उनके लेबर्स को ट्रेड किया जाता था। Thus, they became mere parts of the production process rather than the producers themselves। तो they were just एक कठपुतली की तरह वो लोग यूज़ किए जाते थे rather than being the producers। उनको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने का, उनका अपना दिमाग चलाने का कोई मतलब वो नहीं देता था। they were used like a toy, they were used like a कठपुतली, जिसको कैपिटलिस्ट जो है जैसे मर्जी नचा सकते थे। बोलते थे उठ तो उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। Their personalities, their problems mean nothing to their employers and they were regarded as nothing more than work machines। जैसे कि मैंने कहा कि they were treated on inhuman grounds। उनकी problems जाए तेल लेने, उनकी personalities, उनकी creativity जाए तेल लेने to the employers it meant nothing। employers के लिए या capitalist के लिए ये था कि तुम बस जब तक मुझे पैसे कमा के दे रहे हो then you are hired, once यू आर आउट ऑफ योर बॉडी कि तुम पैसे नहीं कमा के दे सकते, यू आर फायर, तुम जाओ मरो। ऐसा मतलब ऐसा अगर करना था, ऐसा सिचुएशन था। Thus, they are literally dehumanized and being part of a system they cannot control, they suffer from alienation at all levels from their work, their fellow workers and their social system itself। तो दे वे ट्रीटेड ऑन वेरी इनह्यूमन ग्राउंड्स, इनह्यूमन ब्रूटल ट्रीटमेंट होता था और इसलिए दे वेर एलिनेटेड। उनका कोई लगाव नहीं था अपने कैपिटलिस्ट की तरफ। दे वेर नॉट इन अ हारमोनियस रिलेशनशिप विथ इधर देयर फेलो वर्कर्स और इधर द कैपिटलिस्ट वन। जो उनके साथ इतना बदतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उनके साथ क्या ही हारमोनियस रहेंगे। वो तो सोचे मर जाए, हमारे लिए अच्छा है ना। तो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, कोई हारमोनियस रिलेशन नहीं था, कोई कोएग्जिस्टेंस कोऑपरेशन नहीं था। इट वाज लाइक अ कॉन्फ्लिक्टिंग मॉडल, है ना। क्योंकि उन दोनों का रिलेशन मतलब कैपिटलिस्ट वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब दोनों सोचते थे मर जाओ दोनों मर जाए, मैं अच्छे से जियो, ऐसा सोचते थे दोनों में बिल्कुल अच्छा रिलेशन नहीं था। आप इसको याद करने के लिए ये फिल्म याद कर सकते हो, लगान में कैसा रिलेशन था बिटवीन द अंग्रेज सरकार एंड दिस भुवन टीम। तो ऐसा ही रिलेशन था उन दोनों के बीच में, कैपिटलिस्ट और जो एम्प्लॉयर्स थे, जो लेबर फोर्स थे, उनके बीच में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो दोनों ने क्या क्या सॉल्यूशंस रखे थे रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम व्हिच वाज अराइजिंग एट दैट टाइम। According to Durkheim, the pathological or abnormal forms of division of labor that prevails in society have to be solved in order that division of labor might perform its integrative function। अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम निकलता है तो इट हैज़ टू बी सॉल्व नाउ एंड देन, उसी टाइम पे सॉल्व किया जाता था। तो डरखेम के हिसाब से अगर डिवीजन ऑफ लेबर एक नॉर्मल तरह से परफॉर्म करता था तो इस तरह का कोई मेजर फ्लॉज नहीं निकलने चाहिए और छोटा मोटा प्रॉब्लम जो है वो उसी ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जा सकता है। Anomy, according to Durkheim, can be handled by making workers conscious of their role in society। डरखेम का जो एनोमी था, इसको हम लोग बाद वाले चैप्टर में एनोमी क्या होता है, किस तरह से इसको ठीक किया जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पार्ट में। वेबर में भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो एनोमी जो है, जो नॉर्मलेसनेस, एनोमी मतलब जो नॉर्मनेस, बिना नॉर्म को ना मानना, एनोमी को
तब ठीक किया जा सकता था जब लोग जो है वो कॉन्शियस हो जाए, अवेयर हो जाए अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द रियलिटी। जब वो कॉन्शियस हो जाए तब इकोनॉमी को जो है वो ठीक किया जा सकता है। अब हम देखेंगे मार्क्स का सॉल्यूशन क्या है। मार्क्स का सॉल्यूशन बड़ा ऑब्वियस है। लगान मूवी में क्या सॉल्यूशन था? रिवॉल्यूशन। तो क्रिकेट मैच खेल के बोले थे हम जीत गए तो हमको तुमको भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कार्ल मार्क्स के हिसाब से जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो जो वर्कर फोर्स है वो रिवॉल्यूशन कर देते हैं और सोसाइटी में चेंज आ जाता है। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में कार्ल मार्क्स के चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से रिवॉल्यूशन आता है और सोशल स्टेबिलिटी जो है, सोसाइटल चेंज किस तरह से होता है। रिवॉल्यूशन होता है तो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है इटसेल्फ है प्रॉब्लम, ये खुद ही एक प्रॉब्लम है और अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, बगावत, रिवॉल्यूशन। अगर वर्कर फोर्स कैपिटलिस्ट के बारे मतलब अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर दे, बगावत कर दे तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ये हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे दोनों के मॉडल्स क्या क्या थे। डर्खेम का था फंक्शनलिस्ट मॉडल और कार्ल मार्क्स का था कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। फंक्शनलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि सोसाइटी के सारे पार्ट्स जो है वो मिलजुल के ऑर्डर में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन को महत्व देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग जो है सोशल ऑर्डर फॉलो करके एक डेफिनाइट पैटर्न में काम करते हैं, जिससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, एक डेफिनाइट ऑर्डर में काम करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनलिस्ट मॉडल। ऑन द अदर हैंड कॉन्फ्लिक्ट मॉडल में क्या होता है कि पावर के लिए जो है इट्स अ केस ऑफ पावर स्ट्रगल। जो कुछ गिने चुने लोग जो है वेज फोर्स, लेबर फोर्स पे अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से बगावत, रिवॉल्यूशन हो जाता है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट मोड। Durkheim's study of division of labor brings out his functional model of society. Durkheim tries to give an explanation to the question of order. His task, therefore, was to demonstrate that the changes that were taking place would not destroy society but contribute to integrating the new society that was emerging. जैसे मैंने कहा, मार्क्स जो है, मार्क्स पूरा कम्प्लीटली अलग व्यू रखता है। मार्क्स व्यूज ह्यूमन हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री जो है, ह्यूमन हिस्ट्री, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये क्वेश्चन ही आया था कार्ल मार्क्स में कि मार्क्स व्यूज ह्यूमन हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लेन। तो ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो उसके हिसाब से क्लास स्ट्रगल, क्लास के लिए, पावर के लिए जो स्ट्रगल होता है, जिससे पूरी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाती है और नई सोसाइटी का जन्म होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज। तो कंक्लूजन में जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हो। और ये कार्ल मार्क्स के बारे में जो भी आपको मतलब मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में जो भी वीडियोस बनाई है उसमें ये सारा पूरा डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, वो आप देख सकते हो वीडियो में। तो आगे हम लोग अपनी कंक्लूजन मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप लोग को जो समझ में आता है आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कंक्लूजन। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।